दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट है कि 120 केजी द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी। यानी देखिए तो संवेग के नियम के अनुसार यदि देखें तो पी शेल, देखिए पी शेल बराबर होगा आपको पी जो है गन, ठीक है। पी शेल बराबर होगा पी गन, यानी ये कितना है तो 0.04, ठीक है 0.04 किलो का है। तो 0.04 गुने कितना, तो गुने हो जाएगा 90, ठीक है। तो 0.04 केजी का है और ये इसका जो है गति दे दिया गया है कितना 90, बराबर हो जाएगा आपको पी गन, यानी ये हो जाएगा 120 गुने आपको निकालना है गति, 120 गुने भी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी का मान निकल जाएगा। देखिए भी बराबर क्या निकलेगा, सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा कितना 00, ठीक 00, यहाँ पे है 90, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये कट जाएगा आपको 3 चौका 12, 3 तिया 9 और 4 दाहिन 40, ठीक है 4 दाहिन 40। तो यहाँ से भी का मान निकल जाएगा आपको 3 गुने 10 के पावर -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, तो तीसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखिए जो द्रव्यमान दिया रहेगा, ठीक है, द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान को ठीक है उसकी गति से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इतना केजी बंदूक के द्रव्यमान को और उसके गति से गुना करेंगे, इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। अब चलिए देखते हैं 122 कहता जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को जो है कॉम्प्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। तो 122 का देखिए तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट जो है, कहता है कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है जो किसी पदार्थ विशेषतः धातु या किसी खास प्रकार की संरचना में जो है सन्निहित होती है। जब किसी स्प्रिंग को दबाया जाता है तो उसमें यह ऊर्जा जो है बढ़ जाती है, ठीक है, क्या होती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 123 कहता है कि गति के निम्नलिखित उदाहरणों में से जो किस में तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर हैं। तो 123 का 3, सीधी सड़क पर चलती हुई कार द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन परिमाण में बराबर है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु को प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए कहता है कि एक तत्व X के M कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तत्व X के बारे में नीचे दिए गए कौन से कथन सही नहीं है। 124 का देखिए दूसरा ऑप्शन, 124 का जो होगा ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन बी और सी। तो देखिए कोई 124 का क्या होगा, दूसरा ऑप्शन बी और सी। बी में है कि इसकी संयोजकता 7 है और सी है कि यह आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह के अंतर्गत आता है। तो इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें तो डी है, क्या दिया गया 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे है जैसे देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि एक तत्व एम के कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन यदि है तो मान लेते हैं कि 17 इलेक्ट्रॉन यदि है तो के एल एम के कक्षा में होगा आपको 2 एल में 8 और एम में 7, ठीक है। क्लोरीन का यदि देखें तो फिर के में देखिए यहाँ पे 2 8 8 यदि ले 2 8 और 8, एक मिनट। अब चलिए देखिए यह तीसरे आवर्त और 17वें समूह में है, ठीक है, जिसकी संयोजकता कितना है 1 है, ठीक है, कितना है तो 1 है। अब क्वेश्चन में देखिए 125 है CH3CHOH, बी में CH3OCH3। यौगिक ए और बी में एक ही आणविक सूत्र है लेकिन विभिन्न प्रकार की अवस्था है। तो यौगिक हैं एक,
तो 125 का होगा 2, 125 का होगा 2 ईथर। ठीक है, तो यौगिक जो है ईथर है, यौगिक जो है ईथर है, नाम जो है मेथॉक्सी मीथेन है। क्या है? मेथॉक्सी मीथेन। ठीक है, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, CH3O CH3। ठीक है, तो ये क्या है? ईथर है। तो कहता बी एक है, तो बी क्या है? तो बी है ईथर, CH3O CH3। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। IUPAC के अनुसार मूल शब्द हैं 126 का 3। देखिए, कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। IUPAC अनुसार मूल शब्द BUT। ठीक है, BUT है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 127। कहता निम्नलिखित में से जो है किस यौगिक में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या का मान सर्वाधिक है? 127 का तीसरा ऑप्शन Mn3O4। Mn3O4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या होगा X प्लस यहाँ पे होगा 2 और -2 बराबर 0 Mn का। ठीक है, X प्लस 2 -2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो X बराबर कितना होगा? 4। X बराबर कितना होगा? 4 होगा। तो Mn, तो देखिए सॉरी MnO2 में यदि हम देखें, ये जो है MnO2 का है, MnO2 का। ठीक है, वैसे तो इसका दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, MnO2 का, तो X ले लिए हैं +2 -2 MnO2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखिए Mn3O4 में Mn की जो है ऑक्सीकरण संख्या होगा 3 + X। क्या होगा? 3 + X और प्लस में 4 माइनस में 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से X का मान कितना निकलेगा? 8/3। ठीक है, क्या निकलेगा? 8/3 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा Mn का होगा आपको ऑक्सीकरण संख्या जो है Mn3O4 में Mn की 8/3। ठीक है, उसके बाद देखिए K2MnO4 में क्या होगा? तो 2 + 1। ठीक है, 2 + 1 और प्लस में K। ठीक है, प्लस में X हो जाएगा, X प्लस में 4 - 2 बराबर 0। 4 - 2 बराबर 0, तो यहाँ से क्या होगा? X का मान 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127 का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, 127 की यदि बात करें, 127 का जो है 127 का तीसरा ऑप्शन होगा कि K2MnO4, क्योंकि यहाँ पे X का मान क्या आया है? 6 आया। ठीक है, तो 127 का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और MnSO4 में अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा था साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड खाली स्थान के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए 128 हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक प्रमुख जो है अकार्बनिक अम्ल है। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl नामक जो है रंगहीन जलीय घोल बनाता है। ठीक है, HCl + NaOH ये NaCl + H2O बनाता है। नेक्स्ट 129 देखिए, कहता है कि तत्व खाली स्थान का परमाणु सबसे बड़ा और खाली स्थान परमाणु सबसे छोटा होता है। 129 का होगा दूसरा ऑप्शन। तो देखिए सबसे बड़ा परमाणु लिथियम है। सबसे बड़ा परमाणु क्या है? लिथियम, Li। ठीक है, और यहाँ पे यदि देखें तो हीलियम का कितना होता है? हीलियम का होता है 31 pm, ऑक्सीजन का होता है 48 pm, लिथियम का होता है 152 pm और हाइड्रोजन का होता है 120 pm। तो कहता है कि तत्व का सबसे बड़ा तत्व लिथियम का परमाणु सबसे बड़ा और तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 ऑप्शन। क्या होगा? 2 ऑप्शन होगा, Li और H। Li में देखें तो इसका 52 आया है, और यदि देखें तो Li और O होगा ऑक्सीजन को आ रहा है, ऑक्सीजन का आ रहा है कितना? तो 48 आ रहा है, 48। तो इस तरह इसका जो है तीसरा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नहीं तीसरा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है हाइड्रोजन का 120। क्वेश्चन नंबर देखिए 130। कहता खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परीक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी जो है सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 131 को यदि देखें, 131 देखिए,
यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। तो वह नियताप जिस पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था में वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटने पर क्वथनांक घटता है। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है एक डॉक्टर जो है अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में प्रमुख संगठक हैं 132 का 2 CaCO3। डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है जिसके मुख्य संगठक है CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग कैल्शियम पूरकता, पेट की गड़बड़, अम्ल उपज और जो है अन्य स्थितियों के उपचार में किया जाता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है न कि जस्ते से, क्यों? तो 133 का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। जस्ता देखिए टीन की अपेक्षा जस्ता अधिक क्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जस्ता अधिक क्रियाशील होता है तथा जस्ता खाने पाए जाने वाले जैविक तत्वों के साथ अभिक्रिया कर सकता है। इसके विपरीत टीन इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है न कि जस्ता से। ये जो है 3.0 में पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है न कि जस्ते से, यानी जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। क्या होता है? जस्ता टीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक के लिए सही नहीं है। 134 का होगा संकेतक के लिए सही नहीं है, तो 134 का होगा तीसरा ऑप्शन देखिए कि गुड़हल के पुष्प का सूचक जल में मैजेंटा रंग का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी पदार्थ के अम्लीय और क्षारकीय होने का परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन पदार्थों को सूचक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सूचक को जब अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो वह अपना रंग बदलते हैं। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक सूचक लिटमस होता है, ठीक है। गुड़हल के पुष्प का सूचक जल में गुलाबी, अम्लीय विलयन में मैजेंटा और क्षारकीय विलयन में हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए इसका राइट आंसर होगा 2। तो पीएच पैमाने पर 7 से कम मूल्य एक अम्लीय विलयन का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रण को मापने के लिए एक स्केल जिसे पीएच स्केल कहा जाता है विकसित किया गया है कि पीएच में पी जो है पोटेश के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, यानी पीएच पैमाने पर 7 से कम मूल्य एक अम्लीय विलयन का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट, गलत जोड़ी चुनिए। 136 का होगा तीसरा ऑप्शन, स्टेनली बी ब्रोइनर माइक्रोस्कोप का आविष्कार। तो ये जो है एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक ने पहले जो है व्यवहारिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और अन्य सूक्ष्म खोजों के बीच बैक्टीरिया को देखने और उनका वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। माइक्रोस्कोप आमतौर पर माइक्रोस्कोप और माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। अतः उन्हें पहला माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी माना जाता है, इसीलिए इसका जो है तीसरा ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक है। रॉबर्ट कोच बैक्टीरियोलॉजी के जनक है। सर रोनाल्ड रॉस मलेरिया प्रकार के हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। कथा आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय वैधानिक चिकित्सा उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में 137 का तीसरा ऑप्शन है, रेडियो समस्थानिक है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के रेडियो समस्थानिक का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। हीलियम 166 का जो है हीलियम 166 का उपयोग डायग्नोसिस
तथा लीवर ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड कैंसर के उपचार में किया जाता है। 138 गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो दूसरा ऑप्शन एमनियोटिक द्रव में। गर्भाशय में मानव भ्रूण एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। कोरियोनिक द्रव भ्रूण को पोषण हेतु लगे नाल को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, स्पेल सेंट्रल द्रव को एमनियोटिक द्रव कहा जाता है। 149 असत्य कथन 139 का होगा दूसरा। उपकला सामान्य गति की अनुमति देता है। तो जानवर के शरीर में आवरण या सुरक्षात्मक उत्तक उपकला होते हैं। ठीक है, उपकला सामान्य गति की अनुमति नहीं देता है। नेक्स्ट, अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए खाली स्थान कोशिकाएं विरल रूप में संरक्षित होती हैं। 140 का 3 पेरेनकाइमा। ठीक है, 140 का 3 होगा पेरेनकाइमा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 141 कहता है कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो फर्स्ट फ्लोएम। फ्लोएम पादप में संवहन तंत्र के अंदर पाया जाने वाला एक जटिल उत्तक है। यह पौधे की पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। 142 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 142 का होगा दूसरा ऑप्शन। प्रमुख कारक F1 और F2 दोनों पीढ़ियों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में मूल गोप नहीं पाया जाता है? 143 का यदि देखें तो फर्स्ट ऑप्शन। तो जलीय पौधों जलोद्भिद में। ठीक है, तो मूल गोप जड़ के शीर्ष पर टोपी नुमा भाग होता है। यह विभोजोत्तक को घर्षण से बचाता है। जलीय पौधों में मूल गोप नहीं पाया जाता है। जलीय पादप जैसे लेमना एवं पिस्टिया में मूल गोप के स्थान पर मूल कोटरिकाएँ या मूल पॉकेट भी पाई जाती है। 144 है कि घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि? 144 का फर्स्ट, फिटकिरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 145। कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण 145 का 2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख गैस है जो जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्सर्जित होता है। वातावरण में यह गैस 0.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। अतः वन विनाश भी इस गैस के वातावरण में निरंतर वृद्धि का एक प्रमुख कारण। 146 हार्मोन एड्रीनेलिन का कार्य है। तो फर्स्ट कहता है जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रतीत होते हैं क्योंकि? तो क्योंकि इसका राइट आंसर होगा तीसरा, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है। ठीक है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है तथा ऑक्सीजन के उत्पादन एवं खपत का अनुपात 10:1 होता है। 148 कहता मनुष्यों में पाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 148 का देखें तो तीसरा ऑप्शन देखिए, 148 का हो जाएगा तीसरा ए और सी। 148 का होगा ए और सी, यानी यकृत पीत रस का स्राव करता है जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। तो भोजन ठीक है किया जाता है। उसके बाद देखिए ए देख लीजिए, ए क्या था? तो ए है कि भोजन को शरीर में लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण किया जाता है, अंतःग्रहण कहा जाता है। ठीक है, 148 149 देखिए कहता जल उपचार संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। ठीक है, जल उपचार के लिए क्रम सही है तीसरा, ACBD। क्या है? ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी। यानी अपशिष्ट जल को शलाका छन्ने के माध्यम से
पारित किया जाता है। उसके बाद सी है कि पानी जो है, पानी फिर एक ग्रिट और रेत हटाने टैंक में जाता है। ठीक है। उसके बाद बी है कि पानी को फिर एक बड़े टैंक में जमा होने की अनुमति दी जाती है, जिससे बीच को की ओर ढलान दिया जाता है। और डी है कि वायवीय जीवाणु को बढ़ने में मदद करने के लिए पानी को साफ करने के लिए पंप किया जाता है। तो ए सी बी डी होगा। 150 विषाणु के लिए जो है कौन सा कथन सही है? विषाणु के लिए कौन सा कथन सही है? तो तीसरा ऑप्शन। तो देखिए विषाणु के लिए जो सही है ये है सी और डी, सी और डी, सी और डी। यानी वे अपना भोजन मेजबान कोशिका से प्राप्त करते हैं। वे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का प्रदर्शन करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे है विषाणु के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो क्या होगा? सी और डी होगा। ठीक है, सी और डी, यानी वे अपना भोजन मेजबान कोशिकाओं से प्राप्त करते हैं। वे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।